तो अभी कुछ दिन पहले मैं अपने घर जाने वाला था अपने पेरेंट्स से मिलने, और मेरी गांव की मौसी भी आ रखी थी जिनसे मैं काफ़ी टाइम से नहीं मिला था। लेकिन भारी बारिश की वजह से और रास्ते वगैरह ब्लॉक होने की वजह से मैं घर नहीं जा पाया था। तो अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी मौसी जी को कॉल करा था ऐसी हाल चाल के लिए, क्योंकि मैं उनसे मिल भी नहीं पाया था। तो मैंने सोचा फ़ोन पर ही बात कर लेते हैं। तो उन्होंने पूछा जॉब वगैरह कैसी चल रही है, सब कुछ मतलब हाल चाल वगैरह पूछा, बढ़िया चल रहा था। पर मैं उनसे पूछना चाहता था कि आपके पास कोई हॉरर स्टोरी या कुछ है ऐसा, तो मुझे ज़रूर बताना। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया ये चीज़ पूछने के लिए, क्योंकि जो गांव की स्टोरीज़ होती हैं और वहाँ की जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सच्ची होती हैं। और जो अपने पेरेंट्स या कोई मौसी या मौसा ताया कोई भी ऐसे कोई बताए वो स्टोरीज़, तो काफ़ी मज़ा आता है उसे सुनने में। और वो चीज़ मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ। स्टोरी शुरू करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग भी अपनी स्टोरी मेरी आवाज़ में सुनना चाहते हैं तो इस मेल आईडी पर अपनी स्टोरी सबमिट करें, और अगर पॉसिबल हो तो अपनी स्टोरी आप लोग ऑडियो फॉर्मेट में भी सबमिट कर सकते हो। तो मैं पूछता हूँ मौसी जी से कि अगर आपके पास कोई स्टोरी वगैरह है तो मुझे ज़रूर बताना, अगर टाइम लगे तो वो मुझे बोलती हैं कि तुझे मतलब याद है नाना जी के घर के पीछे एक हवेली थी काफ़ी बड़ी सी, और तू वहाँ एक दो बारी गया भी है। तो मैंने बोला मुझे याद नहीं है ऐसा कुछ, गया हूँगा मुझे ढंग से याद नहीं है मतलब। तो वो बताती हैं कि ये 10-15 साल पुरानी है, जब तू लास्ट टाइम अपने गांव आया था। मुझे वैसे गांव गए भी 10-15 साल हो चुके हैं, मैं मतलब बचपन से ही चंडीगढ़ में पला बड़ा हूँ। तो मौसी जी बताती कि हाँ तुझे कहाँ याद होगा, ये वैसे भी तुझे काफ़ी टाइम हो गया गाँव आए हुए। तो चल तुझे मैं आज उस हवेली की बात बताती हूँ जो वहाँ पे चीज़ें हुआ करती थी। तो जो मेरे नाना जी का घर था उससे कुछ ही दूर पर वो हवेली पड़ती थी, और नाना जी के घर के जस्ट बैक साइड पे एक आम का बगीचा पड़ता था। और वहाँ पर मैं, मेरा भाई और मेरी मौसी और गांव के और भी लोग क्रिकेट खेलने जाया करते थे। तब गर्मियों का टाइम था, यही मई जून चल रहा होता था, और हम वहाँ पर क्रिकेट वगैरह खेल कर थक हार के वहाँ पे आम वगैरह तोड़कर वहाँ पे खाया करते थे। और घर से मौसी मिर्च मसाले वगैरह बना के लेके आती थी, तो उसके साथ हम खाया करते थे, काफ़ी मज़े करते थे। तो वो जो बगीचा था आम का जिसमें हम क्रिकेट खेला करते थे वो कोतवालियों का था, और ये वही हैं जिनकी वो हवेली थी जिसके बारे में ये स्टोरी है। वो उस बगीचे में खेलने से मना तो नहीं करते थे, लेकिन जब हम आम वगैरह तोड़ते थे और अगर बाय चांस वो देख लेते थे या पकड़ लेते थे तो बहुत डांट लगाते थे। जो कोतवाली का बेटा था वो हमारे साथ क्रिकेट खेलता था और वो हमारा अच्छा फ्रेंड था, तो उसकी वजह से हमें थोड़ी फ्रीडम मिल जाती थी बगीचे में खेलने के लिए। और वहाँ पर मतलब कि उनकी फैमिली में किसी का नाम कोतवाल था, तो गांव के सारे लोग उन्हें कोतवाली बुलाते थे। अब एग्जैक्ट नाम पता नहीं है किसका नाम कोतवाल था, लेकिन उनकी पूरी फैमिली को ही कोतवाली बुलाते थे। तो जो मेरे नाना जी का घर था उसके पीछे जस्ट वो बगीचा था जहाँ हम क्रिकेट खेलते थे, और उससे थोड़ा सा आगे जाके वो कोतवालियों की हवेली थी। तो घर के आगे, मेरे नाना जी के घर के आगे एक बहुत ही बड़ा नीम का पेड़ था और बहुत पुराना था वो एक मिट्टी के टीले पर लग रखा था, जैसे एक मिट्टी का बड़ा सा पहाड़ और उसके ऊपर एक सिंगल पेड़ लगाओ, और उसकी जड़ें भी उस टीले से बाहर आ रखी होती थी। और बचपन में मुझे याद है मैं उस पर झूले झूला करता था और हम कपड़े भी सुखाया करते थे उस पर। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो कितना बड़ा पेड़ होगा। लेकिन अब तो वो कटवा दिया है क्योंकि वो घर की साइड को मुड़ने लगा था, और यही डर था कि वो घर के ऊपर ना गिर जाए, इस वजह से वो कटवा दिया और वहाँ पर एक मंदिर बनवा दिया जिससे गाँव के लोग वहाँ पर पूजा वगैरह करने आते हैं। तो एक बार क्या होता है कि हम वहीं बगीचे में क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तो तब उस टाइम मेरी मौसी नहीं खेल रही होती है, मैं होता हूँ, मेरा भाई होता है और बाकी लोग होते हैं, और वो कोतवाली का बेटा भी होता है। तो मैच ख़त्म होने के बाद सब अपने अपने घर चले जाते हैं और मैं कोतवाली के साथ उसकी हवेली की तरफ चल जाता हूँ। मतलब मैं उसके घर के अंदर नहीं गया था, बस एंट्रेंस पे गया था, और मैंने बस हवेली की एक झलक देखी थी। तो मैंने देखा था कि स्टार्टिंग में तो मिट्टी का घर था, लेकिन एक बड़ा सा दरवाज़ा था और उससे अंदर जाने पे वो पूरी हवेली स्टार्ट होती थी, और वो काफ़ी डरावनी सी थी और बहुत पुरानी थी, काफ़ी टाइम पहले की। तो मैं उस दिन वहाँ से वापस आ जाता हूँ हवेली से, और मैं अपने घर आके नानी जी को बताता हूँ कि मैं ऐसे ऐसे उस हवेली में गया था, मैंने मतलब वहाँ से देखा काफ़ी कुछ। तो वो बोलती हैं नानी जी कि मुझे डांटने लग जाती हैं एकदम से कि तू क्यों गया वहाँ पर। तो उस टाइम मैंने तो नानी जी से कुछ पूछा नहीं ऐसे कि क्यों नहीं जाना क्या कुछ। अब बच्चे होते थे तो ऐसे क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह कुछ ज़्यादा करते नहीं थे, जो बोलते थे नानी जी हम मान लेते थे वो चीज़। तो नानी जी ने मुझे बताया कि उस घर में कभी नहीं जाना, और तुम क्रिकेट खेलो बाहर जो मर्जी करो, लेकिन घर के अंदर कभी मत जाना वहाँ पर। तो
मैंने उनसे कुछ ऐसे पूछा भी नहीं था कि क्यों नहीं जाना है क्या कुछ, मैं बस शांति से चुप होके उसके बाद मैं उस हवेली में कभी नहीं गया था। लेकिन मैंने कोतवाली की मम्मी से डांट बहुत खाई है बाहर बगीचे में आम तोड़ते हुए, और ऐसा भी कहते थे कि उनकी फैमिली की काफ़ी लड़ाई हो रखी थी बाकी सब गाँव वालों से, तो वो ज़्यादा ऐसे बातचीत नहीं करते थे बाकी लोगों से। तो उस हवेली में क्यों रोका था वो तो मैंने तब नहीं पूछा था, लेकिन मेरी मौसी ने मुझे अभी कॉल पर बताया था कि किस रीज़न की वजह से वहाँ जाने से रोकते थे। कहते हैं कि जो कोतवाली की नानी जी थी उनकी उम्र करीब 98 ईयर्स की होगी, और जो कोतवाली की मम्मी थी वो नानी जी के बहुत करीब थी, मतलब उन्हें बहुत प्यार करती थी। लेकिन जो नानी जी थी उनका स्वभाव काफ़ी चिड़चिड़ा सा था, वो किसी से बात वगैरह नहीं करती थी और ज़मीन को लेकर ही ज़्यादातर घर पर विवाद करती थी, लड़ाइयाँ वगैरह करती रहती थी। तो किसी वजह से उनकी डेथ हो जाती है, और जिस दिन उनकी डेथ हुई होती है उस दिन जो कोतवाली की मम्मी होती हैं उनके पति गांव से बाहर जा रखे थे। तो इस वजह से जो नानी की बॉडी थी उनका अंतिम संस्कार नहीं करते हैं। उसकी मम्मी बोलती हैं कि जब तक कोतवाली की पापा नहीं आएंगे तब तक इनका अंतिम संस्कार नहीं होगा। तो उनकी बॉडी को वो हवेली के ही एक कमरे में 2 दिन तक बंद करके रखते हैं जब तक उसके पापा नहीं आते हैं। तो दूसरे दिन उसके पापा आते हैं और फिर वो बॉडी को ले जाते हैं, उसका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं, सारे रिचुअल्स वगैरह करते हैं और घर वापस आ जाते हैं। तो नानी जी के गुजरने के बाद सबके चेहरे पर उदासी थी और सब लोग काफ़ी शोक में थे। और समय के साथ चीज़ें बदलती हैं और कुछ टाइम बाद कोतवाली की मम्मी के अंदर भी कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं। कोतवाली के घर वाले जब आपस में बात करते थे तो उन्हें कभी कभी ऐसा फील होता था कि जो कोतवाली की मम्मी है वो नानी जी की तरह बात करने लगी हैं। उनकी बातों में चिड़चिड़ापन दिखने लगा था और वो कुछ ऐसे शब्द यूज़ करने लगी थी जो कि कोतवाली की नानी जी बोला करती थी, जो कि बहुत ही अजीब था कोतवाली के लिए और उसके पापा के लिए, क्योंकि उन्होंने ये चीज़ें अपनी नानी में ही नोटिस करी थी, उसकी मम्मी में नहीं। कई बार जब मौसी और बगीचे में क्रिकेट वगैरह खेला करते थे तब मैं गाँव नहीं गया हुआ था, तो मौसी जी उस हवेली की तरफ देखती थी तो बालकनी में उसकी मम्मी थी जो कोतवाली की, वो अकेले में किसी से बात कर रही होती थी। ऐसा लगता था कि सामने कोई इंसान खड़ा है और उससे फेस टू फेस बात कर रही है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं होता था। धीरे धीरे कोतवाली की मम्मी नानी जी की तरह बिहेव करने लग जाती हैं और जो नानी जी जेवर वगैरह पहनती थी वो उन्हें भी पहनने लग जाती हैं। अपने जेवर छोड़ के वो नानी जी के जेवर पहनने लग जाती थी और नानी जी की तरह उन्होंने अपने बाल खुले रखने शुरू कर दिए थे। उस टाइम बाद पता चलता है कि जो नानी जी की आत्मा थी वो कोतवाली की मम्मी के अंदर पूरी तरह से आना चाहती थी। कोतवाली की मम्मी ने अपने कपड़े पहनना छोड़ दिए थे, वो सिर्फ नानी की साड़ी वगैरह ही पहना करती थी। जो नानी जी थी वो थोड़ा झुककर चला करती थी, तो ये जो सिम्टम था वो कोतवाली की मम्मी के अंदर भी दिखने लगा था और वो भी झुककर चलने लगी थी। अब कोतवाली और उसके पापा को पता चल चुका था कि उसकी मम्मी के अंदर उसके नानी की आत्मा पूरी तरह से प्रवेश कर चुकी है। तो जो कोतवाली के पापा होते हैं वो दूसरे गांव जाते हैं और किसी एक अच्छे ओझा को बुलाकर लाते हैं। अब ये ओझा वो होते हैं जो भूत प्रेत आत्माओं को बांध देते हैं या पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं। उनके पास कुछ विद्या होती है जो उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त होती है। तो उसके पापा ओझा को बुलाकर लाते हैं और वो हवेली में घुसता है और उसकी मम्मी मिलती है, तो वो उनके सर पर हाथ रखकर थोड़ा चेक करता है और कुछ मंत्र पढ़ता है और फिर बताता है कि इनके अंदर जो कोतवाली की नानी है उनकी आत्मा पूरी तरीके से जगह बना चुकी है, लेकिन वो किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहती है। पर ये जो कोतवाली की मम्मी का शरीर है वो उसके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कोतवाली की मम्मी ज़्यादा दिन जी नहीं पाएंगी और जो नानी जी की आत्मा है वो इनकी आत्मा को अपने पास बुला लेगी। तो कोतवाली के पापा थोड़ी रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ भी करके इनको बचा लो, बाकी जो भी होगा वो मैं देखूंगा। ओझा बोलता है कि मैं कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इस बात की गारंटी नहीं दूंगा कि मैं इनको बचा पाऊंगा, क्योंकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो ओझा बोलता है कि आज तो मैं चलता हूँ, कल मैं अपनी सारी सामग्री वगैरह लेकर आऊँगा और मैं आपको कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, आप वो सारी चीज़ें खरीद कर रखना। तो नेक्स्ट डे ओझा आता है और कोतवाली के पापा भी सारी सामग्री वगैरह सामान वगैरह खरीद कर रखते हैं। तो वो ओझा होता है वो ओझाई शुरू करता है। तो ये प्रक्रिया करीब 1 हफ्ते तक चलती है और जो वो नानी जी की आत्मा होती है उसे वो उस कमरे में बंद कर देता है जिसमें उनकी लाश रखी गई थी 2 दिन के लिए, और बोलता है कि इस कमरे को भूल कर भी मत खोलना उसको, मतलब मंत्र वगैरह से वो बंद कर देता है और वो उसमें ताला वगैरह भी लगा देते हैं उस कमरे में। तो प्रक्रिया के बाद कुछ दिन तक कोतवाली की मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती है, क्योंकि जब वो सारी चीज़ें हो रही थी 1 हफ्ते के बीच में, तो उसमें ऐसा होता है जब ओझाई करते हैं ना, तब जो विक्टिम होता है वो अपने हाथ वगैरह ज़मीन पर पीटता है और सर वगैरह भी ज़मीन पर मारता है। मतलब उसके अंदर जो आत्मा होती है और जो ओझा होता है वो उस आत्मा से बात कर रहा होता है उसके शरीर के अंदर।
तो वो काफ़ी अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं और रिएक्ट करते हैं। मैंने ये अपनी आँखों से भी देखा हुआ है, मतलब किसी और के मतलब बॉडी में जो ये चीज़ें हो रही होती हैं मैंने अपनी आँखों से देख रखा है, इसलिए मुझे थोड़ा इसके बारे में थोड़ा पता है कि वो किस तरीके से करता है। तो उस टाइम पर वो दोनों हाथ अपने ज़मीन पर मारती है और सर वगैरह में भी मारती हैं। इस वजह से कोतवाली की मम्मी के हाथों में काफ़ी नील पड़ गई थी और चोटें भी लग गई थी। और प्रक्रिया के दूसरे दिन उनकी चूड़ियाँ वगैरह उतरवा दी थी, क्योंकि पहले दिन चूड़ियाँ वगैरह काफ़ी टूटी थी और उनके हाथ में वो घुस गई थी, मतलब तो उसकी वजह से और भी चोट लग गई थी। तो सब कुछ ठीक हो जाता है टाइम के साथ और कोतवाली की मम्मी भी रिकवर करने लग जाती हैं, चोटें वगैरह उनकी सारी ठीक होने लगती हैं। लेकिन एक चीज़ नोटिस करने वाली थी कि जिस कमरे में उनकी आत्मा को उन्होंने कैद करके रखा था या बांध के रखा था, उस कमरे से रात को नॉक नॉक करने की आवाज़ आती थी, दरवाज़ा हिलता था, खड़खड़ खड़खड़ ऐसे आवाज़ आती थी काफ़ी। तो कोतवाली के घर वाले वो सब आवाज़ें इग्नोर करते थे और मतलब अपना शांति से रहते थे, क्योंकि उनको पता थी अंदर की चीज़ कि वहाँ पर कुछ है तो आवाज़ तो आएगी ज़रूर। तो 2-2.5 साल तक काफ़ी ठीक चलता है। उसके बाद कोतवाली की जो मम्मी होती हैं उनकी डेथ हो जाती है और हवेली बिल्कुल सुनसान सी हो जाती है। वहाँ कोतवाली के पापा और कोतवाली बचते हैं सिर्फ, और हवेली बिल्कुल सुनसान हो जाती है। उस हवेली में सिर्फ कोतवाली के पापा और कोतवाली ही बचते हैं। तो कोतवाली के पापा दोबारा उस गांव में जाते हैं जहां से उस ओझा को बुलाया था और उसको फिर से बुलाते हैं और कहते हैं कि अब तो मतलब कोतवाली की मम्मी की डेथ हो चुकी है, तो जो उनकी नानी जी की आत्मा थी उसको यहाँ से आज़ाद कर दो, क्योंकि हम अब यहाँ से जाने वाले हैं और ये हवेली हम किसी को बेचेंगे तो इन फ्यूचर उनको दिक्कत ना हो, इस वजह से अब तुम उस आत्मा को आज़ाद कर दो। तो वो कुछ तंत्र वगैरह मंत्र वगैरह पढ़ता है और उस आत्मा को आज़ाद कर देता है और उस दरवाजे को भी खोल देते हैं और वहाँ कुछ पूजा वगैरह करके उसको मतलब बिल्कुल उस आत्मा से आज़ाद कर देता है। अब पता नहीं उस हवेली को किसी ने ख़रीदा या नहीं ख़रीदा या वहाँ पर कौन रह रहा है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से गांव नहीं गया तो मुझे इतना वहाँ के बारे में अब पता नहीं है। लेकिन वो ओझा उस टाइम पर उस आत्मा को आज़ाद कर देता है और कहते हैं गाँव में, मतलब मुझे मौसी बता रही थी कि उस हवेली में अभी भी उसकी नानी जी की आत्मा घूमती है। अब पता नहीं ये कितना सच है कितना झूठ है, लेकिन ऐसा कहा जाता है। तो ये थी आज की स्टोरी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।